10 अगस्त 1962 रात का वक्त। इलाहाबाद की तंग गलियों में एक तांगे वाले के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उस रात किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश की नींव हिला देगा। गरीबी इतनी थी कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। बाप दिन भर तांगा चलाता, माँ घर संभालती और छोटा अतीक इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में भटकता रहता जहां भूख और बेइज्जती उसके सबसे पुराने साथी थे। स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे उन लड़कों का रौब पसंद था जिनकी गली में इज्जत थी, जिनसे लोग डरते थे। और धीरे धीरे उस छोटे से दिमाग में एक ही बात घर कर गई कि इस दुनिया में या तो तुम डराते हो या डरते हो। अतीक ने तय कर लिया था कि वो कभी नहीं डरेगा। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। घर की जरूरतें थीं, पेट की आग थी, लेकिन अतीक ने मजदूरी नहीं चुनी। उसने चुना वो रास्ता जो तेज था, खतरनाक था और उस उम्र में रोमांचक भी लगता था। रेलवे की पटरियों के किनारे रात के अंधेरे में कोयला चुराना और उसे बेचना, यही उसका पहला धंधा था। छोटी छोटी चोरियां, छोटे छोटे झगड़े और हर बार जीत। हर जीत के साथ हौसला बढ़ता गया। इलाहाबाद की उन गलियों में उसकी एक पहचान बनने लगी, एक ऐसे लड़के की जो झुकता नहीं। 1979 इलाहाबाद, दोपहर की चिलचिलाती धूप। अतीक की उम्र थी महज 17 साल और उसी साल उसका नाम पहली बार एक हत्या के मुकदमे में दर्ज हुआ। वो पहला खून जो उसके हाथों लगा या जिसका इल्जाम उस पर लगा, वो इलाहाबाद की उस दुनिया में एक संदेश की तरह फैल गया। ये लड़का सिर्फ गुंडा नहीं है, ये लड़का खतरनाक है। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन गवाह कहाँ थे? जो देखता था वो बोलता नहीं था, और जो बोलने की हिम्मत करता उसे जल्द ही समझ आ जाता था कि चुप रहना ही समझदारी है। यही वो पहला सबक था जो अतीक ने इलाहाबाद को सिखाया। खामोशी ही जीवित रहने की गारंटी है। 80 का दशक आया। इलाहाबाद का अपराध जगत धीरे धीरे बदल रहा था। ठेकेदारी, रेलवे का स्क्रैप, सरकारी टेंडर, इन सब में पैसा था, बहुत पैसा। और अतीक ने समझ लिया था कि असली ताकत वहां है। उसने ठेकेदारों को धमकाना शुरू किया। जो माना उसे हिस्सा मिला, जो नहीं माना उसे अंजाम भुगतना पड़ा। धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद के ठेकेदार अतीक के नाम से थर्राने लगे। कोई टेंडर उसकी मर्जी के बिना पास नहीं होता था। ये सिर्फ गुंडागर्दी नहीं थी, ये एक समानांतर सरकार की नींव थी। 1989 इलाहाबाद, अथाना। रात का सन्नाटा। ये वो रात थी जिसने पूरी पुलिस की नींद उड़ा दी। अतीक अहमद अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ सीधे थाने में घुस आया। पुलिसकर्मी अवाक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। थाने के अंदर घुसकर हंगामा किया गया, पुलिसकर्मियों को धमकाया गया और अतीक के आदमियों ने वो सब किया जो उन्हें करना था, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। उस रात के बाद इलाहाबाद में एक नई बात फैल गई कि अतीक अहमद पुलिस से भी नहीं डरता, और जो पुलिस से नहीं डरता वो इस शहर का असली मालिक है। उसी साल उसने राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गया। ये जीत किसी को चौंकाने वाली नहीं थी। जिस इलाके में हर दूसरा आदमी उससे डरता था, वहां वोट भी उसी को मिलते थे। लोकतंत्र का ये वो काला चेहरा था जिसे देखकर संविधान की आत्मा कांप जाए। लेकिन अतीक के लिए ये सिर्फ एक और जीत थी, और इस जीत ने उसे वो सबसे बड़ा हथियार दिया जो किसी अपराधी को मिल सकता है, कानूनी संरक्षण। 1989 में एक और घटना हुई जिसने अतीक के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हटा दी। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी शौकत इलाही उर्फ चांद बाबा एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। चांद बाबा के जाने के बाद इलाहाबाद के अपराध जगत में कोई दूसरी आवाज नहीं बची। अतीक अहमद अब सिर्फ नेता नहीं था, वो इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद बादशाह बन चुका था। 1989 से 1996 इलाहाबाद, सत्ता का विस्तार। अगले कई सालों में अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 5 बार जीत हासिल की। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित साम्राज्य था जो हर चुनाव के साथ और मजबूत होता जा रहा था। एक तरफ वो गरीबों की शादियों में पैसे बांटता, ईद पर दावतें देता, बच्चों के लिए स्कूल का सामान खरीदता, रॉबिन हुड की छवि बनाता। दूसरी तरफ उसके गुर्गे पूरे इलाहाबाद में वसूली करते, जमीनें हड़पते, और जो विरोध करता उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। ये दोहरा खेल इतनी सफाई से खेला जाता था कि आम आदमी को समझ ही नहीं आता था कि वो जिसे अपना नेता मानता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 2000 इलाहाबाद, एक विधवा की आखिरी उम्मीद। उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन उसकी कहानी उन हजारों कहानियों में से एक है जो अतीक अहमद के प्रॉपर्टी माफिया के अध्याय में दफन है। एक विधवा महिला, पति गुजर चुके थे, बच्चे छोटे थे, एकमात्र सहारा था वो छोटा सा घर, वो छोटी सी जमीन। और एक दिन अतीक के गुर्गे आए, कागजात रखे,
दस्तखत मांगे। महिला ने मना किया। अगले दिन उसके घर के दरवाजे पर पत्थर पड़े। तीसरे दिन उसके बच्चों को रास्ते में रोका गया। चौथे दिन उसने दस्तखत कर दिए। ये एक घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिपोर्ट में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेड हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड्स में दर्जनों लैंड ग्रैबिंग केसेस दर्ज हैं। सरकारी जमीनें, मंदिरों की जमीनें, गरीबों की जमीनें, सब एक एक करके अतीक के साम्राज्य में समाती गईं। कुछ उसके नाम पर थीं, कुछ परिवार के नाम पर, कुछ ऐसी फेक शेल कंपनीज के नाम पर जिनका कोई वजूद नहीं था, सिर्फ कागजों पर। इलाहाबाद के ठेकेदार, व्यापारी और छोटे दुकानदार सब उसकी वसूली के शिकार थे। हर महीने एक तय रकम, जो नहीं देता उसकी दुकान बंद हो जाती, जो ज्यादा विरोध करता उसका घर निशाने पर आ जाता। ये एक पैरेलल टैक्स सिस्टम था जो सरकार के टैक्स से अलग था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि सरकार का टैक्स न देने पर नोटिस आता था, अतीक का टैक्स न देने पर जान जाती थी। 2004 फूलपुर लोकसभा चुनाव। ये वो क्षण था जो अतीक के साम्राज्य की सबसे ऊंची चोटी थी। फूलपुर, वही सीट जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद ने इस ऐतिहासिक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गया। इलाहाबाद की उन तंग गलियों का वो तांगे वाले का बेटा अब संसद में बैठने वाला था। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक था। जिस आदमी पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे, वो अब कानून बनाने वाली संसद का हिस्सा था। लेकिन सत्ता की इस चोटी पर पहुंचते ही अतीक के पतन की पहली दरार भी पड़ी। 2004 इलाहाबाद, एक दोपहर जो इतिहास बदल देगी। अतीक के सांसद बनने के बाद उसकी इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ। अतीक चाहता था कि ये सीट उसके भाई अशरफ के पास रहे, लेकिन जनता ने कुछ और सोचा। बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल ने वो सीट जीत ली। ये अतीक के अहंकार पर सीधा वार था। एक ऐसी सीट जो वो अपनी जागीर समझता था, वो उसके हाथ से निकल गई। और अतीक के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद की सड़कें। राजूपाल अपनी गाड़ी में जा रहे थे। दोपहर का वक्त था, सड़क पर लोग थे और अचानक हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। राजूपाल वहीं ढेर हो गए। ये हत्या इतनी बेखौफ और खुलेआम की गई थी कि पूरा इलाहाबाद सन्न रह गया। एक निर्वाचित विधायक को दिन दहाड़े मार दिया गया था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर इस हत्या का मुख्य आरोप लगा। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गवाह देने की हिम्मत कौन करता, सिवाय एक आदमी के, उमेश पाल। 2006 इलाहाबाद, एक गवाह जो झुका नहीं। उमेश पाल, एक वकील, राजूपाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह। उसने पुलिस के सामने बयान दिया। ये साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अतीक अहमद को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके खिलाफ मुंह खोले। उसी साल उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। उन्हें धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया ताकि वो अपना बयान वापस ले लें, लेकिन उमेश पाल नहीं झुके। ये वो मोड़ था जिसने अतीक के ताबूत में पहली कील ठोंकी। अपहरण का ये मामला दर्ज हुआ और यही मामला सालों बाद अतीक की पहली सजा का आधार बना। उसी दौरान अतीक ने पुलिस पर अपनी दहशत का एक और नमूना पेश किया। उसके काफिले को रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों पर उसके गुर्गों ने हमला किया। कई एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दबा दी गईं, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में अपराधी नेताओं का गठजोड़ इतना मजबूत था कि पुलिस भी बेबस थी। जो अफसर ईमानदार था उसका तबादला हो जाता, जो झुक जाता उसे इनाम मिलता। ये एक पूरा तंत्र था, एक समानांतर सरकार जो अतीक अहमद चला रहा था। 2017 लखनऊ, एक नई सुबह या एक नया तूफान। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भगवा वस्त्रधारी, अग्निमयी आंखों वाला ये संत शासक एक स्पष्ट संदेश लेकर आया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की नहीं चलेगी। उनके सत्ता में आते ही यूपी पुलिस को एक नई ताकत मिली और एक नई नीति, एनकाउंटर। अतीक के गुर्गे एक एक करके मारे जाने लगे। जो जेल में था उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा, जो बाहर था उसे एनकाउंटर का सामना करना पड़ा। अतीक का साम्राज्य पहली बार कांपा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की अपील पर अतीक को उत्तर प्रदेश की जेल से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में भेजने का आदेश दिया। कारण साफ था, अतीक जेल से भी अपना साम्राज्य चला रहा था। मोबाइल फोन, भ्रष्ट जेल अधिकारी और डर का वो पुराना जाल, ये सब जेल की दीवारों के अंदर भी काम कर रहा था। साबरमती भेजते वक्त इलाहाबाद में उसके समर्थकों ने पुलिस वाहनों पर पत्थराव किया। तनाव इतना था कि अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा।
ये अतीक की आखिरी सार्वजनिक ताकत का प्रदर्शन था। जेल के अंदर का अतीक का एक अलग ही साम्राज्य था, जब जेल भी उसका दफ्तर बन गई। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक के पास मोबाइल फोन पाए गए। जेल अधिकारियों को रिश्वत देकर वो बाहर से मीटिंग्स करता था। जेल से ही उसने उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की। ये चार्जशीट में दर्ज है। प्रयागराज की अदालत में पेशी के दौरान उसके गुर्गे कोर्ट प्रिमाइसेस के बाहर हथियारों के साथ पकड़े गए। यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है कि अतीक ने जेल से कम 7 हत्याओं की सुपारी दी। 24 फरवरी 2023, इलाहाबाद। उमेश पाल उस दिन अपने घर की तरफ जा रहे थे। पुलिस एस्कॉर्ट साथ था, लेकिन अतीक के गुर्गे पहले से तैयार बैठे थे। अचानक गोलियां चली और बम फटे। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ वो मंजर जिसने पूरे देश को हिला दिया। हमलावर बेखौफ होकर फायरिंग करते रहे पुलिस एस्कॉर्ट के सामने। उमेश पाल वहीं शहीद हो गए। उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। सीसीटीवी फुटेज में अतीक का बेटा असद साफ दिख रहा था, हथियार हाथ में लिए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये राज्य की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। योगी आदित्यनाथ ने उस रात जो फैसला किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। बुलडोजर चले। अतीक और उसके परिवार की अवैध संपत्तियां जो 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थीं, एक एक करके ध्वस्त होने लगीं। इलाहाबाद में उसका आशियाना गिरा, उसके गुर्गों के ठिकाने तोड़े गए। पुलिस ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की और जो भागे उनका एनकाउंटर हुआ। मार्च 2023, एक ऐतिहासिक फैसला। 40 साल तक अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे चले और एक भी सजा नहीं हुई। गवाह मर जाते थे, बयान बदल जाते थे और न्याय की देवी की आंखों पर जो पट्टी थी वो कभी कभी पैसों से और कभी कभी डर से बंधी रहती थी। लेकिन मार्च 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये पहली सजा थी, 40 साल के अपराध की पहली सजा, और ये सजा उसके अंत की शुरुआत थी। 13 अप्रैल 2023, झांसी, एक बाप की सबसे काली रात। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में असद अहमद को घेर लिया, अतीक का बेटा, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी। मुठभेड़ हुई और 19 साल का असद वहीं ढेर हो गया। जब ये खबर साबरमती जेल में बंद अतीक तक पहुंची तो पहली बार उस चेहरे पर कुछ टूटा होगा। उसने बेटे के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी, अर्जी ठुकरा दी गई। एक बाप जो अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं सका, ये उस आदमी की सजा थी जिसने दूसरों से उनके अपनों को छीना था। 15 अप्रैल 2023, प्रयागराज, रात के 10 बजे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए कोलविन अस्पताल ले जा रही थी। कैमरे थे, पत्रकार थे, पुलिस थी और भीड़ थी। तभी 3 लोग जो पत्रकार बनकर आए थे, नकली कैमरे और माइक्रोफोन लेकर अचानक आगे बढ़े और पलक झपकते ही उन्होंने अतीक और अशरफ के सिर में बिल्कुल करीब से गोलियां दाग दी। दोनों वहीं गिर पड़े। ये सब लाइव टेलीविजन पर हो रहा था, पूरा देश देख रहा था। हमलावरों ने तुरंत हथियार रख दिए और सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि अंडरवर्ल्ड में उनका नाम हो जाए, लेकिन इस बयान के पीछे जो सच था वो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। और इस तरह उस रात प्रयागराज की उसी धरती पर जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, अतीक अहमद का 44 साल का काला साम्राज्य खत्म हो गया। वो तांगे वाले का बेटा जो कभी गरीबी से भागकर अपराध की दुनिया में आया था, आखिरकार उसी दुनिया की गोलियों से मारा गया। उसकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, वो सवाल जो हर उस समाज से पूछा जाना चाहिए जहां अपराधी नेता बनते हैं, जहां गवाह मारे जाते हैं और जहां न्याय 40 साल बाद आता है। क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या एक पूरे तंत्र की विफलता की दास्तान? इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, कि उन गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद आती है। कुछ लोग राहत की सांस ले रहे थे, कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोग जो कभी उसके साए में जीते थे शायद अनाथ महसूस कर रहे थे। क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो पूरी एक व्यवस्था थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन आंसुओं में राहत थी। वो राहत जो तब मिलती है जब सालों की लड़ाई के बाद इंसाफ का कोई रूप सामने आता है। उन्होंने सालों तक अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, धमकियां मिली थी, दबाव था, लेकिन वो नहीं झुकी। उमेश पाल की शहादत और जया पाल की हिम्मत, ये वो अध्याय है जो अतीक की कहानी में सबसे रोशन पन्ना है। अतीक अहमद की कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हर उस समाज को दी जानी चाहिए जो अपने नेताओं को उनके अपराधों के बावजूद चुनता है, जो डर को ताकत मान लेता है, जो रॉबिन हुड की छवि के पीछे असली राक्षस को नहीं देखता।